नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 6 दिसंबर 2023 से लेकर 8 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। एमसीक्यूज होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो हम लोगों के लिए पहला प्रश्न है, माउंट मेरापी वॉल्केनो इज इन दिस कंट्री। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? 4 ऑप्शन है, इक्वेडोर, इटली, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और हाल ही में यहां पर विस्फोट हुआ है। यह इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित है। यहां पर है सुमात्रा, यहां पर है जावा, और यह है बोर्नियो, यह है सुलावेसी और यह है न्यू गिनी। तो ये सभी द्वीप मिलकर इंडोनेशिया का निर्माण करते हैं और यहां पर जो जावा है, जहां पर कि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, उसी द्वीप पर ही ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी है। अगला प्रश्न, व्हाट इज राइट अबाउट कीवी। कीवी के बारे में क्या सही है? दो बातें दी गई हैं। इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, यह एक नहीं उड़ने वाला पक्षी है। इट इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का। अब इन दोनों बातों में से क्या सही आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो इसका उत्तर होगा केवल 1। कीवी एक न उड़ सकने वाला पक्षी है और यह मूलतः न्यूजीलैंड का है, यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विलियम सामोई रूटो who visited India recently is the president of this country। विलियम सामोई रूटो जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? 4 ऑप्शन हैं, जिम्बाब्वे, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या। तो इसका उत्तर होगा केन्या। विलियम सामोई रूटो केन्या के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने अभी ही भारत का दौरा किया है। भारत ने उन्हें केन्या में कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट उधार देने का निर्णय लिया है। केन्या की मुद्रा है केन्यन शिलिंग और केन्या में ही हुआ था मऊ मऊ विद्रोह, जिसमें कि जो वहां पे जो उपनिवेश बनाने वाले थे, जो वहां पे शासन कर रहे थे उपनिवेशकर्ता ब्रिटेन, उसके विरुद्ध केन्या के मऊ मऊ लोगों ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, व्हाट इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? 4 ऑप्शन हैं, एआई, डीप फेक, रिज, वायरस। तो इसका उत्तर होगा रिज। 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड के द्वारा चुना गया वर्ड है रिज। रिज का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है, अगर सरल हिंदी में कहें तो पटाना, पटाने की क्षमता जो है वही है रिज। रिज को अगर थोड़ा संभ्रांत भाषा का प्रयोग करें तो यह किसी ऐसे स्टाइल, आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने रोमांटिक पार्टनर को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, विच 2 कंट्रीज हैव डिस्प्यूट ओवर द रीजन ऑफ एस्क्विबा और एस्क्विबो। एस्क्विबा या एस्किबो के क्षेत्र पर किन 2 देशों के बीच विवाद है? 4 ऑप्शन हैं, वेनेजुएला क्यूबा, वेनेजुएला गुयाना, ब्राजील क्यूबा, अर्जेंटीना ब्रिटेन। तो इसका उत्तर होगा वेनेजुएला गुयाना। वेनेजुएला और गुयाना के बीच यह विवाद चल रहा है। यह लंबे समय का विवाद है, यह 100 साल से भी अधिक का विवाद है। किसी समय यहां पर स्पेन का यहां उपनिवेश हुए करते थे और जब स्पेन से आजादी ली वेनेजुएला ने, तो उसके बाद गुयाना पर और इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और उसी ने वेनेजुएला से एक क्षेत्र को हथियाकर गुयाना में मिला लिया और एक अलग प्रांत का निर्माण किया, क्षेत्र का निर्माण किया गुयाना। आज गुयाना एक स्वतंत्र देश है जो कि वेनेजुएला के नजदीक में, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में अभी हाल में ही तेल का पता चला है कि यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में जो है वह तेल है, फॉसिल फ्यूल है। तो इसके कारण ये विवाद अभी और भी बढ़ गया है, क्योंकि वेनेजुएला में एक जनमत संग्रह किया गया। जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ की जनता ने सरकार को यह समर्थन दिया कि वह इस क्षेत्र को वेनेजुएला में मिला ले। लेकिन अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मादुरो और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली दोनों सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस देश में मिले और वहां पर उन्होंने आपस में शक्ति का प्रयोग करके समझौते करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत से ही समझौते का हम लोग समाधान करेंगे और इसके लिए ही एक समझौता हुआ है कि बातचीत करेंगे। अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो ये एस्क्विबो क्षेत्र जो है वो एस्क्विबो नदी के नाम पर पड़ा हुआ क्षेत्र है और यह पूरा का पूरा, यह जो नीला क्षेत्र देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा गुयाना का लगभग 2/3 क्षेत्र है। और यहां पर है आपको गुयाना। इसके बगल में जो दूसरा देश है वो है सूरीनाम।
यहाँ पर गुयाना और सूरीनाम में काफी मात्रा में भारतवंशी हैं। अगला प्रश्न, वेयर वाज मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड? पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, चीन। तो इसका उत्तर होगा मलेशिया। पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप मलेशिया में आयोजित किया गया, मलेशिया के कोलालमपुर में, और इसमें जर्मनी ने फ्रांस को 2-1 से हराकर खिताब जीता। इससे पूर्व भी जर्मनी ही इसका चैंपियन था, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का चैंपियन। भारत को कांस्य पदक नहीं मिल पाया क्योंकि उसे स्पेन ने 1-3 से हरा दिया। Which folk dance form recently got UNESCO tag of intangible cultural heritage? हाल ही में किस लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का यूनेस्को टैग मिला है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, डांडिया रास, बिहू, विदेशिया, गरबा। तो इसका उत्तर होगा गरबा। गरबा गुजरात का एक नृत्य है, फोक नृत्य है, लोक नृत्य है, और यह नवरात्र के अवसर पर भक्ति और अनुष्ठान के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और हम लोग सभी जानते हैं कि नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा की जाती है, और यह एक प्रकार से स्त्री ऊर्जा, फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी की ही पूजा को समर्पित त्योहार है। अगर हम लोग यूनेस्को के द्वारा दिए गए अन्य भी कल्चरल हेरिटेज को देखें, जिन्हें कि यह इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिला है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग मिला है, तो सबसे पहले 2008 में रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार और कुदियट्टम को मिला था। 2008 में रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार और कुदियट्टम को मिला था। अब हम इन्हें विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। अभी तक 15 भारत के हेरिटेज को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसमें है लद्दाख का बौद्ध जप, जो कि वहाँ के बौद्ध पुजारियों के द्वारा किया जाने वाला जप है। इसके अलावा है कालबेलिया नृत्य, जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है। छऊ नृत्य, जो कि पूर्वी भारत, बंगाल, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। केरल का कुडियट्टम है, यह केरल के मंदिरों में किया जाने वाला एक संस्कृत नाट्य परंपरा है, जहाँ पे कि लोग नाटक खेलते हैं। और कुंभ मेला, इसके अलावा केरल का मुडियेट है, जो कि एक प्रकार का अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है, जिसमें कि राक्षस और देवी काली के बीच लड़ाई को दर्शाया जाता है। नवरोज पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष है। रामलीला के बारे में हम सभी जानते हैं, यहाँ पर भगवान राम के चरित्र का चित्रण किया जाता है और रामायण को प्रदर्शित किया जाता है। संकीर्तन मणिपुर में वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला, धार्मिक अवसरों पर किया जाने वाला कीर्तन है। राममन उत्तराखंड में भगवान भूमियाल देवता के सम्मान में किया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। और इसके अलावा पंजाब के बर्तन बनाने के पारंपरिक पीतल और तांबा शिल्प को भी यह गौरव प्राप्त हुआ है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होने का। वैदिक जप, वैदिक चैंटिंग भी कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किए गए हैं। योग, कोलकाता का दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा आदि को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होने का गौरव प्राप्त हुआ था। 15 को अब तक मिल चुका है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। Who was निधि सिरोल who passed away recently? निधि सिरोल कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? 4 ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच आर्कटिक तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR की पहली महिला महानिदेशक, फर्स्ट पेशेंट ऑफ रेयर पोम्पे डिजीज इन इंडिया, भारत में पोम्पे रोग की पहली मरीज, इंडिया फर्स्ट एनवॉय टू इजराइल में भारत की पहली राजदूत। तो इसका उत्तर होगा भारत में पोम्पे रोग की पहली मरीज। निधि सिरोल एक साहसी महिला थी। उन्होंने 24 साल तक इस बीमारी से लड़ाई लड़ी, और यह बीमारी बहुत ही रेयर बीमारी है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज से संबंधित बीमारी हो जाती है। इसका पूरा नाम है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2। इसे पोम्पे डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत जो शरीर में एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेस, GAA, अल्फा ग्लूकोसाइडेस एंजाइम, एसिड एंजाइम, अल्फा ग्लूकोसाइडेस एसिड एंजाइम जो है, इसकी कमी हो जाती है। और इसकी कमी से होता यह है कि शरीर के लाइसोसोम में ग्लूकोज में ग्लाइकोजेन नहीं टूट पाते हैं, जिसके कारण यानी ग्लाइकोजेन ग्लूकोज के रूप में नहीं टूट पाते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है
वो ग्लाइकोजन जो है शरीर में जमा होते जाते हैं, और जमा होते जाने के कारण यह हो जाता है कि शरीर के विभिन्न अंग जो है उनकी मांसपेशियां प्रभावित होने लगती हैं, और विशेष रूप से हृदय, स्केलेटल मसल यानी कंकाल की मांसपेशियां, लीवर और नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो यह ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, और इसमें एक एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेस की कमी हो जाती है, और जिससे कि लाइसोसोम के भीतर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बदलता है। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल का अर्थ हुआ कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो सारे क्रोमोसोम हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, यानी ये ऑटोसोम पर होने वाली बीमारी है, और इसके लिए जरूरी है कि यह बीमारी जो है वह माता पिता दोनों से इसके जो है दोषपूर्ण प्रतियां जो है, दोषपूर्ण कॉपी जो है वो आए, तब जाके यह इसका चांस होता है कि किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो। अगला प्रश्न, द पिक्चर ऑफ दिस गॉड एडोर्स द लोगो ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। इस भगवान की तस्वीर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के लोगो पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अश्विनी, धनवंतरी, विष्णु, विश्वकर्मा। तो इसका उत्तर होगा धनवंतरी। भगवान धनवंतरी की मूर्ति जो है, वह प्रतिमा जो है वह नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगो पर लगा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं भगवान धनवंतरी है, और इसका मुख्यालय है, नेशनल मेडिकल कमीशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके सदस्य होते हैं 33 सदस्य होते हैं, और यह भारत का एक नियामक आयोग है। इस नियामक आयोग का काम है कि चिकित्सा की सारी जो योग्यताएं हैं उनके लिए मान्यता देना, उनकी डिग्रियों को मानना, जिन्हें भी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन करना। तो यह एक जो है एपेक्स बॉडी है मेडिकल क्षेत्र के लिए, मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र के लिए, चिकित्सकों के लिए। और इसने ही अपने जो लोगो था उस पर अभी भगवान धनवंतरी की प्रतिमा को रंगीन किया है केवल, और इससे एक विवाद उठ गया था। तो इस विवाद के लिए एक प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि डॉक्टरों का जो प्रतीक चिन्ह है, डॉक्टरों का जो लोगो है वह है, आप इस लोगो को देख सकते हैं, इसे कहते हैं कैडुसियस की छड़ी। कैडुसियस इसे कहते हैं, वास्तव में इसे कैडुसियस कहते हैं। तो यह ग्रीक देवता थे हर्मिस, उनके हाथों में यह छड़ी रहती थी, यह उनका एक अस्त्र हुआ करता था। तो यदि एक ग्रीक देवता के हाथों के अस्त्र को, उनके हाथों की छड़ी को यहाँ पर भारत में डॉक्टरों के लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, डॉक्टरों के लोगों के रूप में मान्यता दी जा सकती है, तो क्यों नहीं हम अपने जो पौराणिक महत्व के हमारे जो देवी देवता हैं उनको क्यों नहीं नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में स्थान दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, विच नेशन फॉर्मली लेफ्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। किस राष्ट्र ने औपचारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को छोड़ दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इटली, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका उत्तर होगा इटली। इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ दिया है, फॉर्मली छोड़ दिया है, और अभी उन्हें चाइना को बताना था, नहीं तो वह 5 साल के लिए ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता। तो चीन को इटली ने बता दिया कि वह वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है। इसे BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, और इसकी तुलना की जाती है अमेरिका के मार्शल प्लान से। अमेरिका के मार्शल प्लान के तहत, तो इसकी तुलना अमेरिका के मार्शल प्लान से की जाती है, जो कि 1948 में अमेरिका ने शुरुआत की थी, और इसके माध्यम से अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी मार्शल प्लान के तहत 1948 में। और चाइना भी देशों को जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या BRI इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मान लेते हैं, उनसे समझौता कर लेते हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, और वहां पर क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और भी बहुत सारी गतिविधियां करता है। इसके 2 हिस्से हैं, BRI के 2 हिस्से हैं। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जिसके तहत कि चीन, मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया, साथ ही मध्य पूर्व और यूरोप में भूमि पर अवसंरचना का निर्माण करता है, और रोड, रेल इत्यादि के माध्यम से संपर्क बनाता है। और दूसरा है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, 21वीं सदी का समुद्रिक रेशम मार्ग। इसके तहत यह समुद्र पर आधारित है, और इसके माध्यम से चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप आदि से
खुद को जोड़ता है। एक तरह से इसका उद्देश्य यही था कि चीन के इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को बढ़ाना और चीन के व्यापार को बढ़ाना, चीन की वस्तुओं के लिए दूर दूर तक मार्केट का निर्माण करना। इसे न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है, BRI को, और इसका भी उद्देश्य वही है कि इसका उद्देश्य मैंने आपको अभी बता दिया कि वास्तविक उद्देश्य जो है वह चीन के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, लेकिन चीन बताता है कि इसका उद्देश्य है अवसंरचना का निर्माण करना, व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। और अभी इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि चीन के इस इनिशिएटिव से भारत बाहर रहे, चीन के इस इनिशिएटिव से इटली बाहर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसे इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।